आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम उदासीनता वक्र विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। अंदिमान वक्र विश्लेषण, तटस्थता वक्र विश्लेषण या उदासीनता वक्र विश्लेषण या इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये आपको नाम थोड़े याद पता होने चाहिए, एग्ज़ाम में किसी भी नाम से आपसे पूछ सकते हैं, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए किसको कह रहे हैं। तो अंदिमान वक्र का जो टेक्नोलॉजी थी, पहली बार जो इसका प्रयोग था वो एचवर्थ ने 1881 में किया था। परेटो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बोला कि मांग वक्र के निरूपण के लिए उपयोगिता का मापनीय होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, पहले गणनावाचक दृष्टिकोण में हमने देखा था उपयोगिता मापनीय है, उसकी गणना की जा सकती है, लेकिन प्राय ये देखा जाता है कि यूटिलिटी जो उपयोगिता है साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उसका मापन करना इतना आसान नहीं है। जॉनसन ने भी यही बोला कि उपयोगिता के मापनीयता के सिद्धांत को हटा देना चाहिए। इसी आधार पर स्लेस्की ने अंदिमान वक्र को यूज़ करते हुए कीमत प्रभाव को आय और प्रतिस्थापन प्रभाव में बांटा था, जिसका उल्लेख गणनावाचक दृष्टिकोण में नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोफेसर शुम्बिटर ने उदासीनता वक्र को मध्य की स्थिति मिडवे हाउस बताया है, क्योंकि ये न तो पूर्णतः काल्पनिक है और न ही व्यावहारिक। इसको बीच का बताया है। ये क्यों बताया है हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे, तब समझ में आएगा। परंतु विस्तृत रूप से अंदिमान वक्रों से उपभोक्ता की मांग का विश्लेषण जे.आर. हिक्स और R.G.D. एलन ने किया। सन 1939 में हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में अंदिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता की मांग की विस्तृत व्याख्या की है। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जो मुख्य रूप से जिनका योगदान रहा है वो है जे.आर. हिक्स और G.R.D. एलन का। इनकी बुक थी वैल्यू एंड कैपिटल। इसमें इन्होंने उपभोक्ता की मांग की विस्तृत व्याख्या की है इंडिफरेंस कर्व की सहायता से। ये गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित न होकर क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। ठीक है, हमने देख लिया था जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है किस पर आधारित है, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। अर्थात ये मानता है कि उपयोगिता को हम क्रम दे सकते हैं, उसकी आपस में तुलना कर सकते हैं, लेकिन उसकी गणना नहीं की जा सकती। अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं। उपभोक्ता विवेकशील है, रैशनल कंज्यूमर है, ये हमने देख लिया था। उपयोगिता तुलनीय है, अर्थात उपभोक्ता उपयोगिता को मापने में सक्षम नहीं है, वह केवल तुलना करके वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में एक अधिमान क्रम प्रदान कर सकता है। ये ठीक है। क्रमवाचक विश्लेषण में माना गया है कि उपयोगिता की तुलना की जा सकती है, उसको मापा नहीं जा सकता, परंतु विभिन्न संतुष्टि के स्तरों में परिमाणात्मक अंतर नहीं बता सकते। मतलब उसमें कितना एग्जैक्ट अमाउंट परिमाण रूप में, माप रूप में हम नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि ए वस्तु बी से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कितनी अच्छी है हम नहीं बता सकते। इसी तरह हासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर का नियम यहाँ लागू होता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है ये हम नीचे देखेंगे। एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा। उपभोक्ताओं के अधिमान मतलब प्रेफरेंस क्रम वस्तुओं की मार्केट में प्रचलित कीमतों से स्वतंत्र रूप से बनाया जाता है। प्रेफरेंस ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस, यदि हम किसी वस्तु को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो उसके प्राइस से इंडिपेंडेंट रूप में, प्राइस से स्वतंत्र रूप में उसको प्रेफरेंस दी जा रही है। उपभोक्ताओं का व्यवहार संगत होता है, कंसिस्टेंट होता है। इसका क्या मतलब है, यदि ए को हमेशा बी से ज़्यादा पसंद किया जा रहा है तो बी को ए से ज़्यादा पसंद नहीं किया जाएगा। बी विल नॉट बी ग्रेटर ए। ओके, उपभोक्ताओं का व्यवहार संगत है, ये समझ गए कि ए यदि बी से प्रेफरेबल है तो हमेशा ए ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक टाइम में आप एक को चूज़ कर रहे हो और दूसरे टाइम में बी को। पूर्ण संतुष्टि का न होना, नॉन सेटिस्फेक्शन, अर्थात उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मात्रा को उसकी कम मात्रा की तुलना में अधिक पसंद करता है। ठीक है, ये भी एक मान्यता ली है कि उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मात्रा को उसकी कम मात्रा से हमेशा ज़्यादा पसंद करेगा। यदि सेटिस्फाई हो गया तो वही कम ही ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए पूर्ण क्रमबद्धता, कंप्लीट रैंकिंग, हम उनकी कंप्लीट रैंकिंग दे सकते हैं कि एक को फर्स्ट नंबर पर रखा है, दूसरी वस्तु को दूसरे नंबर पर रखा है, तीसरी को इस तरह से। उपभोक्ता का व्यवहार सकर्मक है, ट्रांजिटिव है, यह भी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है इसकी। सकर्मक होने का मतलब क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो ए हमेशा सी से ग्रेटर ही होगा। यदि ए को बी से ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, बी को सी से ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो ए ऑटोमेटिकली सी से ज़्यादा पसंद किया जाएगा। ठीक है,
सकर्मक होती है, ट्रांजिटिव होती है। हाँ, उदासीनता वक्र सतत होने का अर्थ है कि वस्तुओं को पूर्णतया विभाज्य माना गया है। हमारा जो उदासीनता वक्र है, हम देखेंगे उदासीनता वक्र, उसको सतत रूप से बनाया जाता है। उसका क्या अर्थ है कि वस्तुओं को पूर्णतः विभाज्य माना गया, कि वस्तुओं को हम विभाजित कर सकते हैं। इस मान्यता के आधार पर उदासीनता वक्र बना है। ठीक है, उदासीनता वक्र की परिभाषा। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। हम इधर देख लेते हैं। उदासीनता वक्र इस तरह से होता है, y गुड x गुड, या y होगा उदासीनता वक्र y x, इस तरह से बनेगा ये IC कर्व। दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बता रहा है। दो वस्तुओं के, y वस्तु x वस्तु के ऐसे विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ताओं को इसके हर पॉइंट पे क्या है, उपभोक्ता को समान संतुष्टि या उपयोगिता मिलती है तथा जिनके प्रति वह तटस्थ या उदासीन रहता है। इसीलिए इसको तटस्थ वक्र भी कहते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स पे समान संतुष्टि मिल रही है। इस कारण वो इसके हर एक बिंदु पर तटस्थ या उदासीन रहता है। या तटस्थ से तात्पर्य है कि उपभोक्ता दोनों संयोगों को समान रूप से पसंद करता है। इसे समसंतुष्टि वक्र, आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहा जाता है। ऊंचे उदासीनता वक्र का कोई भी संयोग नीचे के उदासीनता वक्र के किसी भी संयोग की अपेक्षा अधिक संतुष्टि देगा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं कैसे दे। सपोज यहाँ दो उदासीनता वक्र है, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं। ये क्या बता रहा है कि y1 और x1 के संयोगों को बता रहा है। इसी पे मान लो ये ऊपर वाला IC वक्र है, तो ऑब्वियसली इससे जो ऊपर वाला होगा हमेशा y की भी ज़्यादा मात्रा को बताएगा और x की भी ज़्यादा मात्रा को बताएगा। तो इसलिए ऊंचे उदासीनता वक्र का कोई भी संयोग, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, नीचे के उदासीनता वक्र के किसी भी संयोग की अपेक्षा अधिक संतुष्टि देगा। ये अंदिमान अनुसूची है। अंदिमान या प्रेफरेंस, अंदिमान तालिका द्वारा अंदिमान वक्र पर दिखाए गए वस्तुओं के प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। या अंदिमान वक्र सतत होते हैं, जिसका अर्थ है ये माना गया है कि वस्तुएं पूर्णतः विभाजित होती है। सतत होने का मतलब है कि हम इसके कोई से भी पॉइंट संयोग को ले रहे हैं, इसके कारण ये, इसका मतलब क्या है कि हम ये मान रहे हैं कि सारी वस्तुएं, सपोज इससे और इसके बीच में कोई सा भी पॉइंट आ सकता है, तो यहाँ इनको सबको हम विभाजित मान रहे हैं। इसकी 2 इकाई, इसकी 3 इकाई, 4 इकाई, जो भी है, पर ये विभाजित हो सकते हैं। इस कारण इसको सतत एक बना है। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं बीच में। हमने 2-4 ही पॉइंट लिए, लेकिन ये कंटिन्यूस इसलिए है क्योंकि हमने असंख्य पॉइंट यहाँ दिखाए हैं जो ऐसे हो सकते हैं। यहाँ ये संयोग है ABCDE, ये एक अंदिमान वक्र, दूसरा, तीसरा। x और y के संयोग बताए हमने। जब एक का, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा, x वस्तु की 1 यूनिट परचेज कर रहे हैं और y यूनिट की 20, एक संयोग ही हो गया। y दूसरा संयोग है 2 और 15, x की 2 और y की 15, तब भी सेम संतुष्टि मिल रही है। इसी तरह तीसरा संयोग है x की 3 और y की 11। इस तरह से ये बहुत सारे पॉइंट, ये हमारा एक इंडिफरेंस कर्व है। ऐसे विभिन्न संयोग जिन पर दोनों वस्तुओं के संयोग है, जिन पर उपभोक्ता क्या है, समान संतुष्टि को प्राप्त कर रहा है या तटस्थ है, क्योंकि वो सबको इक्वल पसंद करेगा, क्योंकि सब सारे पॉइंट्स उसको इक्वल उपयोगिता दे रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ हमने दूसरे इंडिफरेंस कर्व के भी पॉइंट्स लिए हैं, 2, 24, 3, 25 ये। ठीक है, तो ये हमने नीचे मैप में दिखाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। तो इसका क्या मतलब है, देखो, फर्स्ट वाले इंडिफरेंस कर्व या ऊपर वाला उदासीनता वक्र हमेशा नीचे वाले उदासीनता वक्र से अधिक संतुष्टि को सूचित करेगा या उसको बताएगा। अब यहाँ एक देखने वाली बात ये है, यहाँ एक x वस्तु की 1 इकाई बढ़ाने के लिए नीचे ये ध्यान रखना है, इसको बनाते समय हमेशा x वस्तु की हम एक इकाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसी क्रम में लिखेंगे। लेकिन इधर जब हम लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना है, पहले में हमने लिखा है 20, दूसरे में लिखा हमने 15,
11, 8, 6, 5। ये कैसे? ये मैकेनिज्म जब समझ जाओगे तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप पहले 20 लिखो, 15 लिखो। क्यों ऐसा क्यों लिखा? हम जब x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ा रहे हैं तो पहली इकाई बढ़ाने के लिए हमने यहाँ 5 यूनिट y की छोड़ी। इसका क्या मतलब है? x की एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता y की 5 इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता के बराबर है पहले, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो रहा है, x वस्तु की इकाइयाँ बढ़ती जा रही है और y की इकाइयाँ कम होती जा रही है। तो हमें पता है जो वस्तु हमारे पास ज़्यादा बढ़ती जाती है उसकी उपयोगिता कम होने लगती है, और जिसकी संख्या कम होगी उसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी, इसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी, और इसकी बढ़ती जाएगी और इसकी कम होती जाएगी। इसलिए अब उपभोक्ता क्या करेगा, x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए पहले से कम y वस्तु का त्याग करेगा। पहले 5 कर रहा था, अब क्या करेगा, अब 4 का ही करेगा, ठीक है। 15 पहले 20 से 15 हुई, मतलब यहाँ 5 का सेक्रीफाइस किया किसके लिए, एक x वस्तु की इकाई के लिए। अब एक अतिरिक्त वस्तु x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए पहले की तुलना में 5 का त्याग न करके वो क्या करेगा, 4 का त्याग करेगा। तब इसकी उपयोगिता समान रहेगी, क्योंकि इससे मिलने वाली पहले की उपयोगिता से कम होगी और इसके त्याग से होने वाली उपयोगिता जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह वापस सपोज़ इसकी एक अतिरिक्त इकाई और खरीदनी है 4, तो पहले 4 इसकी त्याग कर रहा था, अब 3 ही करेगा। ये धीरे धीरे कम होती है। तो क्या देख रहे हैं हम, इसी को बोला है प्रतिस्थापन की सीमांत दर या हासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसीलिए इसको बोला पहले 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। ये देखो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की त्यागे जाने वाली मात्राएं क्या हो रही, धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। अब हम अंदिमान मानचित्र देखते हैं। अंदिमान मानचित्र क्या है? ऐसे बहुत सारे आईसी कर्व, जैसे ये पॉइंट्स हैं, इस अनुसूची को हम यदि डायग्राम रूप में बना दें तो हमें इस तरह से एक मैप मिलेगा जिसको हम अंदिमान मानचित्र कहेंगे। बहुत सारे कर्व मिलेंगे। एक अंदिमान 2 या 2 से अधिक उदासीनता वक्रों के समूह को हम उदासीनता मानचित्र कहते हैं। 2 या 2 से अधिक के समूह को हम उदासीनता मानचित्र या इंडिफरेंस मैप कहेंगे। एक अंदिमान मानचित्र में 2 वस्तुओं तथा उनके विभिन्न संयोग में उसकी रुचियों और अधिमानों को प्रकट करता है। अर्थात एक अधिमान मानचित्र उपभोक्ता के अधिमान क्रम प्रस्तुत करता है, स्केल ऑफ प्रेफरेंस। जब तक उपभोक्ता की रुचियां अथवा अधिमान समान रहते हैं तब तक अधिमान मानचित्र वही रहेगा। यदि उपभोक्ता की रुचियां अथवा अधिमान में कोई परिवर्तन होता है तो उसका अधिमान मानचित्र बदल जाएगा, ठीक है। अधिमान लिखा हुआ प्रेफरेंस मानचित्र, अधिमान मानचित्र होगा ये, ठीक है। उसमें अब हमने जो बात करी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, जो भी हम बात कर रहे थे 5, 4, 3, 2, 1, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। पहले हमने 5 y की 5 रिड्यूस की, फिर 4, फिर 3, फिर 2, वो 1, इसको ही क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसको थोड़ा परिभाषा में देख लेते हैं। वस्तु x की वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर, वस्तु x की वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर वस्तु y की वह मात्रा है, वस्तु y की वह मात्रा है जिसको वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग देने को तैयार होता है, जिससे उसकी संतुष्टि का स्तर समान रहे। यह ध्यान रखना, संतुष्टि के स्तर को समान रखने के लिए x की अतिरिक्त इकाई के लिए, x की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए y की त्यागी गई मात्रा, त्यागी गई इकाइयाँ, वही वस्तु की त्यागी गई जो मात्रा है वह क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। MRS XY इसको बोलते हैं। ये इस तालिका में हमने देखा है संयोग ABC x वस्तु y वस्तु और प्रतिस्थापन की सीमांत दर को दिखाया है। यहाँ देखिए वही जो अभी अपने एक्सप्लेन किया था, एक और वस्तु x की 1 इकाई और वस्तु y की 12 इकाई, ठीक है। एक पहला पॉइंट था। अब हम यदि उपभोक्ता क्या करता है, x की एक अतिरिक्त इकाई खरीदना चाहता है, अपने संतुष्टि के स्तर को समान रखना चाहता है, तो उसको y की इकाइयों को कम करना पड़ेगा। तो पहली एक अतिरिक्त के लिए वो y की 4 त्यागने के लिए तैयार है। दूसरी एक अतिरिक्त इकाई
के लिए पहले की तुलना में 3 ही त्याग करने के लिए तैयार है, फिर 2 और 1। ऐसा क्यों? जैसे अभी हमने बताया, क्योंकि एक्स वस्तु की इकाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, तो जिस वस्तु की इकाइयाँ बढ़ती जाएगी उसके लिए उसकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जिस वस्तु की इकाइयाँ कम हो रही हैं उसकी उपयोगिता पहले की तुलना में बढ़ेगी। तो एक अतिरिक्त एक्स की इकाई के लिए वाई की पहले की तुलना में कम इकाइयों का त्याग किया जाएगा उपभोक्ता के द्वारा अपनी संतुष्टि के स्तर को समान रखने के लिए। प्रतिस्थापन की हासमान सीमांत दर का सिद्धांत, इसको और देख लेते हैं अपन। MRS XY क्या है, इसको डायग्राम से देखते हैं। यहाँ IC कर्व हमने लिया है, इसको समझने के लिए हमने यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींची, स्पर्श रेखा हमने खींची है R पॉइंट पे। यहाँ पर क्या है, सपोज एक PQR पॉइंट लिया है, पहला हमारा पॉइंट P था, अब R पॉइंट है। अब यहाँ पे एक तरफ Y वस्तु है, एक X वस्तु है। अब R पॉइंट पे हमारा जो ढाल है वो क्या है, इस पॉइंट पे हमें मेज़र करने के लिए हम देखेंगे कि डेल Y और डेल X में कितना चेंज हुआ है। डेल Y क्या है PQ, डेल X क्या है QR, उस पॉइंट से R पॉइंट पे आने के लिए मतलब Y की कितनी मात्रा त्यागी है PQ, और X की कितनी मात्रा बढ़ी है QR। ठीक है, तो PQ अपॉन QR। PQ क्या है, चेंज इन Y, रिडक्शन इन Y गुड्स, और QR क्या है, इंक्रीज इन X गुड। जो X गुड में बढ़ोतरी हुई है उसको हमने QR से दिखाया है, और Y गुड में जो कमी हुई है उसको PQ से दिखाया है। तो IC वक्र का ढाल क्या होगा, माइनस डेल Y अपॉन डेल X। कहने का मतलब है जो MRS XY है वो इंडिफरेंस कर्व का या उदासीनता वक्र का ढाल है, स्लोप भी है। ये यदि प्रश्न आए कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो MRS XY है। ऐसा क्यों, अपन हर एक पॉइंट पे आप देख सकते हो लंब बटे आधार होता है ढाल, तो इसको इस तरह से मेजर कर सकते हैं। अब द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मार्जिनल यूटिलिटी, प्रतिस्थापन के सीमांत दर तथा तुष्टि गुणों में संबंध क्या है। डेल Y त्यागने से तुष्टिगुण में कुल कमी कितनी हुई, हम चेंज Y वस्तु की इकाई Y वस्तु की इकाई त्यागने से जो कुल कमी हुई है उपयोगिता में वो क्या होगी, डेल Y इंटू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। ठीक है, हम ये तो देख सकते हैं कि हमने जैसे ये हमने डायग्राम लिया था, ठीक है, ये हमने रिडक्शन इसमें किया और इसमें बढ़ोतरी, तो इसके कारण डेल Y रिड्यूस करने से इससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसको त्यागने से हमें कितनी उपयोगिता में कमी आई। इसी तरह X गुड की मात्रा को उससे मिलने वाली यूटिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल X इंटू MUX हो जाएगा। चूँकि तटस्थता वक्र पर संतुष्टि समान रहती है इसलिए तुष्टिगण में कमी उसमें वृद्धि के समान होगी। हम क्या मान रहे हैं कि उदासीनता वक्र है उसके हर एक पॉइंट पे उपयोगिता समान है, इसलिए हमने क्या किया, इसको उपयोगिता से मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वेट कर लिया। ये हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ठीक बैठ रहा है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, डेल Y अपॉन डेल X इक्वल टू क्या आ गया, MUX अपॉन MUY। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल Y अपॉन डेल X भी लिख सकते हैं, और किस तरह से लिख सकते हैं, MUX इक्वल टू MUY। इसके इस तरह से लिखा सकता। यहाँ ये समझ नहीं लेना कि अंतिमान वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की सीमांत दर को वस्तुओं के सीमांत तुष्टिगुणों के अनुपात द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि अंतिमान वक्र विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर उपभोक्ता से प्रत्यक्ष रूप से ये प्रश्न पूछ कर ज्ञात की जाती है कि वह वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग करने को तैयार होता है। मतलब हम उपयोगिता को माप नहीं रहे हैं यहाँ पे, कहने का तात्पर्य ये है। यहाँ हमने जस्ट इनको में संबंध बताया है कि प्रीवियस में लेक्चर में गणनावाचक दृष्टिकोण में हमने मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट पढ़ा था, तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ इसमें सिमिलरिटीज़ देखी है कि डेल Y अपॉन डेल X किसके इक्वल हो सकता है, MUX अपॉन MUY। प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर के 3 कारण। अब हमने घट क्यों रही है, पहले क्या थी वो 5 4 3 2 1, ठीक है। इसका एक कारण तो क्या है, प्रथम एक विशेष वस्तु के लिए इच्छा पूरी तरह संतुष्ट की जा सकती है। बिल्कुल ये है कि एक विशेष वस्तु के लिए इच्छा संतुष्ट की जा सकती है, इसलिए धीरे धीरे यदि हम उसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो उसकी उपयोगिता कम होगी ही। दूसरा कारण क्या है, वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण प्रतिस्थापक होती है। पूरी तरह से यदि पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट होती है तो एक के बदले एक ही करते,
एक्स, हम यदि वाई वस्तु की जगह हम एक्स को पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं तो एक्स की एक अतिरिक्त बढ़ाने के लिए वाई की एक ही इकाई का रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्स की जगह एक्स ही यूज़ और आएगी, वाई की जगह वाई का ही यूज़ किया जाएगा। पूर्ण रूप से उसको प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। तो हम कम कर सकते हैं लेकिन उतनी मात्रा नहीं कर सकते, इसलिए धीरे 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 वाई की यदि मात्रा कम हो रही है तो उसको पहले की तुलना में कम ही त्याग किया जाएगा। तीसरा कारण क्या है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर प्रतिस्थापन की सीमांत दर के घटने का कारण एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि और दूसरी वस्तु की संतुष्टि देने की शक्ति नहीं बढ़ाती। इसका कारण क्या है कि यदि मात्रा में वृद्धि हो रही है तो संतुष्टि देने की शक्ति नहीं बढ़ रही है। कहने का मतलब हमने एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाई तो उससे उपयोगिता में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है पहले की तुलना में, क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है तो धीरे धीरे उसकी अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है पहले की तुलना में कम हो रही है। इस कारण से हमें जब उपयोगिता को समान करना है तो एक अतिरिक्त इकाई के लिए पहले की तुलना में वाई की कम इकाई का त्याग किया जाएगा। ठीक है। अंदिमान वक्र की विशेषता। अंदिमान वक्र नीचे की ओर बाईं ओर झुके होते हैं इस तरह से। ये भी हमने देखा, ये लिखना ना भूलें। यहाँ वाई गुड और यहाँ एक्स वस्तु हमने ली है, नीचे की ओर झुके होते हैं क्योंकि एक वस्तु, क्योंकि हमें क्या संतुष्टि के स्तर को समान रखना है। इसके लिए क्या ज़रूरी है? एक वस्तु की यदि मात्रा में बढ़ोतरी की जाएगी तो दूसरे में कमी करनी पड़ेगी यदि उपयोगिता या संतुष्टि के स्तर को समान रखना है। तो इस कारण से अंदिमान वक्र नीचे के डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अंदिमान वक्र क्षितिज अक्ष के समानांतर नहीं हो सकता। अंदिमान वक्र हॉरिजॉन्टल ऐसे भी नहीं हो सकता। अब ऐसे क्यों नहीं हो सकता? अब देखते हैं। यहाँ पे ये वाई वस्तु है, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्स वस्तु की कितनी भी मात्राएं बढ़ा ले, एक्स वस्तु की यदि एक अतिरिक्त मात्रा बढ़ाएंगे तो वाई वस्तु की कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे उपभोक्ता को अधिक, पहले से अधिक संतुष्टि मिलेगी क्योंकि वाई तो उतनी है लेकिन एक्स की मात्रा बढ़ रही है। तो ये भी उदासीनता वक्र हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकता। इसी तरह से ये वर्टिकल भी नहीं हो सकता। या एक्स वस्तु को कांस्टेंट माना है, वाई की मात्राएं बढ़ा रहे हैं तो हर पॉइंट पहले से ज़्यादा संतुष्टि देगा। ठीक है। अंदिमान वक्र ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नहीं हो सकता। इस तरह से यहाँ भी क्या है, हर पॉइंट पे क्या होगा? संतुष्टि का स्तर अगला वाला पॉइंट पहले की तुलना में ज़्यादा संतुष्टि को देगा। इस तरह से ये इसके अंदर है, सब पॉइंट्स है। दूसरा है अंदिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर या उत्तल होते हैं। इसका क्या मतलब है? उत्तल होते हैं। अब आपसे पूछे वाई इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका एकमात्र कारण है हासमान प्रतिस्थापन की सीमांत MRSXY। एक टेक्निकल जवाब यदि हम दें इसका तो वो है वाई इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज हासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण, घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर के कारण जो अंदिमान वक्र व मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। ऐसा हमने देख लिया। क्यों? क्योंकि एक अतिरिक्त वस्तु के लिए पहले से कम वस्तुओं को त्यागा जाएगा उपभोक्ता के द्वारा। इस कारण से ये इसी तरह के शेप में बनेगा। ठीक है। अंदिमान वक्र एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते। कैसे? ये देख लेते हैं। सपोज एक अंदिमान वक्र, ये 2 पॉइंट और है, ये वाई वस्तु है, लिखा नहीं जा रहा है यहाँ, हाँ ठीक है, ये एक्स, ये IC1 है और ये IC2 है। हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि जो ऊपर वाला अंदिमान वक्र है वो क्या करता है? अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। तो ये नीचे है, ये ऊपर है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? दोनों बराबर, ये ई पॉइंट है, यहाँ पे दोनों वक्रों से समान संतुष्टि मिल रही है। तो दिस पॉइंट इक्वल टू A पॉइंट B और C, A इक्वल टू C है, A इक्वल टू B है। लेकिन हमने ये पढ़ी, यदि
यहाँ पर A इक्वल टू बी का मतलब है कि A पे भी संतुष्ट, A और C में उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। लेकिन जो D पॉइंट है, B पॉइंट है, सॉरी B पॉइंट क्योंकि ऊपर स्थित है तो वहाँ पर क्या है, उदासीन उपभोक्ता को ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी C की तुलना में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और यदि हम देखें तो A और B दोनों बराबर हैं, तो A इक्वल टू बी, A इक्वल टू सी, A इक्वल टू बी, तो B इक्वल टू बी सी होना चाहिए, लेकिन B इज़ ग्रेटर देन C है। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रांसिटिविटी की अजम्पशन है, सकर्मकता की वाली जो अजम्पशन है वो पूरी नहीं हो रही है। इस कारण से क्या है, ये एक दूसरे को काट नहीं सकते। कौन सी अजम्पशन? सकर्मकता वाली, ठीक है। एक ऊंचा अंदिमान वक्र एक नीचे अंदिमान वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि देता है, ये तो हमने देख लिया था। पर भी क्यों देता है? ये आवश्यकता नहीं कि दो अंदिमान वक्र एक दूसरे के समानांतर हो, हाँ ये भी ज़रूरी नहीं है, वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, वो भी हम उपभोक्ता से पूछ कर देख रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल पैरेलल ही हो, कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया अंदिमान वक्र की विशेषताएं, ठीक है। ये आपका उदासीनता वक्र विश्लेषण था। इसको एक बार पढ़िएगा, बुक से भी पढ़िए आप एक बार, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।